हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं टॉपिक ग्रेविटेशन। बेसिकली ये जो क्लास है, क्लास 9th और 11th को मर्ज करके हम इस लेक्चर को बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि क्लास 9th के भी स्टूडेंट इस लेक्चर को देख सकते हैं और क्लास 11 के स्टूडेंट भी इस लेक्चर को देख सकते हैं। ओके, टॉपिक का नाम है बच्चों ग्रेविटेशन। सबसे पहले डिफाइन करता हूँ ग्रेविटेशन का मतलब क्या होता है। ग्रेविटेशन का मतलब है बच्चों कि दुनिया का कोई भी प्लैनेट, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट, प्लैनेट नहीं कहूंगा, दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट बड़ा हो छोटा हो, इस बात से मतलब नहीं है वो कैसा है, एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाता है। दुनिया का कोई भी प्लैनेट एक दूसरे ऑब्जेक्ट पर, सपोज ये एक बड़ा प्लैनेट है या बड़ा ऑब्जेक्ट है, प्लैनेट बार बार मैं बोल देता हूं, ये एक दोनों एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे। और कैसा फोर्स लगाएंगे? अट्रैक्टिव फोर्स। मतलब ये बड़ा प्लैनेट, बड़ा ऑब्जेक्ट इस छोटे ऑब्जेक्ट को बुलाएगा कि तुम मेरे पास आ जाओ, और ये वाला जो मास है, जो ब्लॉक है, जो बॉडी है, ये इस वाले पे फोर्स लगाएगी कि तुम मेरे पास आ जाओ। दोनों का फोर्स सेम अमाउंट का होगा। मतलब जितना फोर्स ये इस पर लगा रहा है, फर्स्ट वाला सेकंड पर लगा रहा है, उतना ही फोर्स सेकंड वाला फर्स्ट पर लगाएगा। ओके, यदि मैं इस बॉडी को फर्स्ट दे दूं नाम और इस बॉडी को सेकंड दे दूं नाम, तो मैं क्या कहूंगा? इस वाली, ये वाली बॉडी जो है, इस पर लगने वाला फोर्स कौन सा है? ये वाला है। फर्स्ट मैंने यही बनाया था। सो दिस इज व्हाट, दिस इज द फोर्स ऑन बॉडी 2 बिकॉज ऑफ 1। फोर्स ऑन बॉडी 2, बॉडी 2 पर लगने वाला फोर्स 1 की वजह से। एंड दिस इज व्हाट, दिस इज फोर्स ऑन बॉडी 1 बिकॉज ऑफ बॉडी 2। ये बॉडी 1 पर लगने वाला फोर्स है बॉडी 2 की वजह से। तो ये दोनों ही फोर्स आपस में इक्वल हुआ करते हैं। F12 इज इक्वल टू F21। फर्क किस में है? इनकी डायरेक्शन में फर्क है। ओके, F21 मतलब बॉडी 2 पर लगने वाला फोर्स जो है वो बैक साइड लग रहा है, और F12 जो बॉडी 1 पर लगने वाला फोर्स है बिकॉज ऑफ 2, वो राइट साइड लग रहा है। एक लेफ्ट पे लग रहा है, एक राइट पे लग रहा है। तो दोनों डायरेक्शन वाइज अपोजिट हैं। तो डायरेक्शन को अपोजिट दिखाने के लिए आप वेक्टर्स का यूज करते हैं, यानी F12 इज इक्वल टू माइनस ऑफ F21। कि जो F12 की डायरेक्शन है वो F21 की डायरेक्शन के क्या है? जस्ट अपोजिट है। और ऐसा ही कुछ हमने न्यूटन्स लॉ में पढ़ा था कि एक फोर्स एक्शन होता है, एक फोर्स रिएक्शन होता है, और दोनों फोर्सेस एक दूसरे के इक्वल होते हैं और अपोजिट होते हैं। तो मैग्नीट्यूड वाइज ये फोर्स, दम के हिसाब से जितना फोर्स ये दम इस पे लगाएगा उतना दम इस पे लगाएगा। ये दम वर्ड को पकड़िए यहाँ पे, इस दम का मीनिंग ही होता है इंग्लिश में मैग्नीट्यूड। डायरेक्शन वाइज दोनों क्या है? अपोजिट है। ओके, इतना नोट कीजिए। तो दुनिया की किसी भी बॉडी का, दुनिया की किसी भी एक बॉडी का दूसरी बॉडी के ऊपर और उसी दूसरी बॉडी का पहली बॉडी के ऊपर ये जो फोर्स लगाने का म्यूचुअल फोर्स, म्यूचुअल मतलब आपस में, आपस में ही फोर्स लगाने का ये जो प्रोसेस है, इसको अपन बोलते हैं ग्रेविटेशन। ओके, ये जो किसी भी बॉडी के लिए अप्लाई होता है ये सिस्टम फोर्स लगाने का, तो इस फोर्स लगाने की प्रोसेस को ही बोलते हैं अपन ग्रेविटेशन। ठीक है ना? तो ये जो प्रॉपर्टी है, मतलब ये प्रॉपर्टी जो रिटेन कर रहे हैं ये दोनों बॉडी, कि मैं तुम पर फोर्स लगाऊंगा, तुम मुझ पे फोर्स लगाओगे, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं ग्रेविटेशन। और ये जो फोर्स लग रहा है इन दोनों के बीच में, इस फोर्स को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशन क्या है? ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी है। तो ग्रेविटेशन क्या है बेटा? ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी किसकी प्रॉपर्टी है भाई? प्रॉपर्टी। ओके, किसकी प्रॉपर्टी है? दुनिया के हर एक मास पार्टिकल की प्रॉपर्टी है, दुनिया के हर एक ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी है, आपकी मेरी सबकी प्रॉपर्टी है। ब्रह्मांड के अंदर कोई भी मैटर प्रेजेंट है, सबकी प्रॉपर्टी है क्या? ग्रेविटेशन। और ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी के अंतर्गत, ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी के कारण वो क्या लगाते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। ओके, तो ग्रेविटेशन प्रॉपर्टी के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स लगाते हैं। अब जो बच्चों मैंने टर्म आपके सामने ग्रेविटेशन की बात करी, ग्रेविटेशन मतलब प्रॉपर्टी टू अट्रैक्ट द थिंग्स। मैंने जो आपके सामने भी ग्रेविटेशन की बात करी, ये ब्रह्मांड के सारे ऑब्जेक्ट के लिए अप्लाई होता है। ब्रह्मांड के जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इन सब के लिए अप्लाई होता है।
ओके मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स हर कोई ब्रह्मांड का ऑब्जेक्ट अप्लाई करता है। बट अगर आप पर्टिकुलरली अर्थ की बात करें तो अर्थ भी अपने एटमॉस्फेयर में या अपने सरफेस पे, चाहे ऊपर हो बॉडी या नीचे हो, उस पर अपने सेंटर की तरफ फोर्स लगाती है। कहाँ लगाती है? सेंटर की तरफ। वही फोर्स जो अभी जस्ट मैंने इंट्रोड्यूस किया आपको, ग्रेविटेशन फोर्स वही फोर्स अर्थ अपने सेंटर की तरफ हर एक बॉडी पर लगाएगी। डजंट मैटर बॉडी सरफेस पे बैठी है, ऊपर बैठी है, इनफैक्ट अंदर भी बैठी है तो भी फोर्स लगेगा, सेंटर की तरफ फोर्स लगेगा। तो ये जो क्या है, ये जो फोर्स है, कौन सा फोर्स है? ऑब्वियसली ग्रेविटेशनल फोर्स है। बट किसका ग्रेविटेशनल फोर्स? अर्थ का। तो ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है, इसका ही दूसरा नाम है ग्रेविटी। क्या नाम है? ग्रेविटी। ओके, सो लिख लीजिए, ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अर्थ, दिस इज कॉल्ड ग्रेविटी। ओके, तो ग्रेविटी जो टर्म है वो पर्टिकुलरली किसके लिए डिफाइन है? वो केवल अर्थ के लिए डिफाइन है। तो जब भी आप ग्रेविटी की बात करेंगे तो अर्थ आएगा समझ में। ओके, ग्रेविटी मीनिंग अर्थ, नोट करिए बच्चों। सबसे पहले न्यूटन ने बगीचे में बैठ करके इस बारे में चिंता जाहिर की थी कि आखिर क्यों एक ट्री से गिरने वाला एप्पल जो है वो जमीन की तरफ ही नीचे गिरता है। ओके, न्यूटन किताब लेकर के पढ़ाई कर रहे थे, एक एप्पल ट्री से एप्पल गिरता है और वो जमीन की तरफ ही गिरता है। तो यहाँ पर न्यूटन ने ग्रेविटेशन के लॉज बनाए, इसी फिनोमेनन को बहुत स्टडी किया कि आखिर ये एप्पल क्यों गिरा, और न्यूटन ने फाइनली बताया कि दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को, अर्थ जो है मतलब अपनी जो अर्थ है, दुनिया के किसी भी ऑब्जेक्ट को या इसके आसपास प्रेजेंट कोई भी ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल ये एप्पल ही था, इसको ये अपने सेंटर की ओर खींचती है। इसको ये अपने सेंटर की ओर खींचती है। किस फोर्स से खींचती है? ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचती है। और ये अपने सेंटर की तरफ इस पर एक फोर्स लगता है। इस फोर्स की वजह से ही ये जो ऑब्जेक्ट है ये नीचे की तरफ गिरता है। इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ गिरता है, ये न्यूटन ने बताया था। ठीक है, आगे चल करके ये पता चलता है कि हमारे जो प्लैनेटरी सिस्टम है, जिसको सोलर सिस्टम भी कहते हैं आप, उसमें सोलर सिस्टम में बीच में सन बैठा हुआ है, बीच में सन बैठा हुआ है, और सन के अबाउट डिफरेंट ऑर्बिट्स हैं। ओके, तीसरे नंबर में क्या है बेटा? अर्थ है। तीसरे नंबर पे क्या है? अर्थ है। अर्थ की जो सर्कुलर मूवमेंट हो रही है, अर्थ की सर्कुलर मूवमेंट, इसको कराने के लिए किसी ना किसी को तो पकड़ना पड़ेगा ना, इसको घुमाने के लिए फोर्स प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये फोर्स कौन सा प्रोवाइड? ये सन और अर्थ के बीच में लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स ही है, जिसकी वजह से अर्थ जो है लगातार चक्कर लगाती रहती है। मतलब जो प्लैनेटरी सिस्टम काम कर रहा है, उसके काम करने के पीछे बहुत बड़ा कारण ग्रेविटेशनल फोर्स ही है। ओके, जो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ से लगता है सन से लेके अर्थ के बीच में, वही ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है। सेंट्रीपिटल फोर्स, और सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ही बॉडी किसी सर्कुलर ऑर्बिट में घूमा करती है। ओके, नोट कीजिए। तो क्या सीखा जा सकता है कि इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन, और इट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ सन बिकॉज ऑफ दैट अर्थ रिवॉल्विंग राउंड द सन। सन की ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही जो अर्थ है ये इसके अबाउट क्या कर रही है? रिवॉल्व कर रही है। सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? चांद, उसकी भी एक ऑर्बिट है। ये अर्थ है और ये चांद है, इसका मून, चांद को मून बोलते हैं ना। सो अर्थ के ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण इसके चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून। तो जो फिनोमेनन सन और अर्थ के बीच में हो रही है वही अर्थ और मून के बीच में हो रही है। ओके, अगला टॉपिक डालिए, न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन।
तो न्यूटन क्यों? क्योंकि भाई न्यूटन ने दिया, बहुत स्टडी करके दिया न्यूटन ने। यूनिवर्सल क्यों बोलते हैं इसको यूनिवर्सल? क्योंकि ये ब्रह्मांड की हर एक बॉडी पे लगेगा, आपके पेन से लेकर के ये प्लैनेट तक सब चीजों पे लगेगा, तारे सितारे जितने भी होते हैं सब पे लगेगा। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किसका लॉ है? ग्रेविटेशन का लॉ है। ग्रेविटेशन मतलब दो बॉडीज के एक दूसरे को के ऊपर अट्रैक्शन लगाने की बात को क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन। तो न्यूटन ने ग्रेविटेशन से संबंधित क्या लॉ दिया? न्यूटन ने कहा कि दुनिया की कोई भी दो बॉडीज एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, एनी ऑफ द टू बॉडीज अट्रैक्ट ईच अदर। अब सपोज एक बॉडी का मास है m1 और दूसरी बॉडी का मास है m2, तो इन दोनों के बीच में, इन दोनों के सेंटर को ज्वाइन करते हुए फोर्स लगेगा। किसको ज्वाइन करते हुए? सेंटर को। पकड़ना वर्ड को, सेंटर को ज्वाइन करते हुए फोर्स लगेगा। फोर्स कैसा लगेगा? सेंटर टू सेंटर, सेंटर टू सेंटर। ऐसा फोर्स जो सेंटर टू सेंटर लगता है बच्चों, उसको बोलते हैं सेंट्रल फोर्स। तो सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगा। और अब ठीक है, सेंटर टू सेंटर फोर्स लगेगा। कैसा फोर्स लगेगा? अट्रैक्शन। तो ये वाला जो फोर्स है, ये वाला जो एरो आ रहा है, ये किसके कारण आ रहा है? फर्स्ट बॉडी का सेकंड के कारण, और ये आ रहा है सेकंड बॉडी का फर्स्ट के कारण। मतलब दिस एरो इज फोर्स ड्यू टू टू बिकॉज ऑफ वन, एंड दिस इज फोर्स ऑन वन बिकॉज ऑफ टू। तो न्यूटन ने क्या कहा कि भाई दोनों बॉडी एक दूसरे को F21 कह लो या F12 कह लो, इक्वल अमाउंट का फोर्स लगाती हैं। और ये जो फोर्स होता है, अगर कॉमन फोर्स आप F मान लो, कॉमन फोर्स क्या मान लो? F। सो फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ द मास ऑफ द बॉडीज। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो होगा वो क्या होगा? मास ऑफ द बॉडीज के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा। एंड दूसरा, अगर इनके सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस r है, तो जो फोर्स होगा इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर। ओके, सो F is inversely proportional to the square of distance between the center of the bodies. This is number 1. Number 2, दोनों को मर्ज कर दो बच्चों। So if you merge combined 1 and 2, you will get F is proportional to m1 m2 divided by r square. Okay, प्रोपोर्शनल हटाओगे तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। So F is equals to कांस्टेंट आ गया g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। So ये है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। दिस इज कॉल्ड न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। m1 क्या है बेटा? मास ऑफ द फर्स्ट बॉडी। व्हाट इज m2? मास ऑफ द सेकेंड बॉडी। r इज द डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, बल्कि सेंटर के बीच की मास, सेंटर के बीच की डिस्टेंस, सॉरी, r इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ टू बॉडीज। ओके, अब आप बोलोगे सर सेंटर ही क्यों लेते हो? क्योंकि बेटा बड़ी बड़ी बॉडीज में, मतलब अपन ये अप्रोच मान के चलते हैं कि पूरा का पूरा मास सेंटर पे डिपेंड करता है, ये इसलिए सेंटर लेते हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि दोनों बॉडीज का जो पूरा का पूरा मास है वो किस पे डिपेंड करता है? सेंटर पे। ओके, तो r हो गई डिस्टेंस दोनों बॉडीज के बीच की। नाउ व्हाट इज g? g ने आ गया बेटा, तो g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। लिख लो बेटा, g इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू है ना तो प्लेस पे डिपेंड करती है, ना मतलब किस जगह पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, ब्रह्मांड में कहीं भी करो बिल्कुल सेम वैल्यू आएगी। ना तो ये प्लेस पे डिपेंड करती है, ना ये टाइम पे डिपेंड करती है, ना ये इन दोनों के बीच में रखे हुए मीडियम पे डिपेंड करती है कि दोनों मास आपने कहाँ रख रखे हैं, ना ही ये मीडियम पे डिपेंड करती है। ये वैल्यू कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है, ये वैल्यू कहीं पे भी डिपेंड नहीं करती है, इसलिए इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये एकदम फिक्स वैल्यू मिलती है। और जी की वैल्यू लिख लीजिए, द वैल्यू ऑफ जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ये यूनिट है इसकी, आती है एग्जाम में, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। नोट करो। ओके, सो याद रखिएगा कि ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इट होल्ड्स गुड फॉर ऑल टाइप ऑफ बॉडीज, एनी टाइप ऑफ बॉडीज। इट डजंट डिपेंड ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द बॉडी, इट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी
एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम। दो चीजों पे डिपेंड करता है, बॉडीज का मास क्या है और उनके बीच की डिस्टेंसेस कितनी है, ये इन बातों पे डिपेंड करता है। ओके, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, नाउ लेट्स डिफाइन व्हाट इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या है? मार्क द क्वेश्चन, राइट द क्वेश्चन, डिफाइन यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं, और डिफाइन जी, डिफाइन कैपिटल जी। आइए कैपिटल जी को डिफाइन करते हैं। ओके, सो हमारे पास फॉर्मूला हम क्या बना चुके हैं बच्चों? फॉर्मूला बना चुके हैं F इक्वल टू कैपिटल जी, फर्स्ट मास बॉडी का, सेकेंड बॉडी का मास अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस स्मॉल r का स्क्वायर, दोनों के बीच की डिस्टेंस r का स्क्वायर। तो यहाँ से g को अलग कर लो बेटा, तो यदि g को अलग करोगे तो ये बन जाएगा f r स्क्वायर, ऊपर चला गया, अपॉन में m1 m2 इक्वल्स टू कितना आ गया g। दिस इज g, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g। पलट करके लिख दो, थोड़ा अच्छा लगेगा मन को, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। ओके, अब विलिंगली डिफाइन करने के लिए आपके पास दो मास हैं, एक m1 है, एक m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस आपने कह रखी कि r ले रखे हैं। आप विलिंगली m1 इक्वल्स टू m2 इक्वल्स टू 1 किलोग्राम ले लो, जानबूझ करके 1 किलोग्राम ले लो, और r इक्वल्स टू कितना ले लो, इनके बीच की दूरी को 1 मीटर, 1 मीटर। ओके, 1 मीटर ले लिया। तो आइए देखते हैं, तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाई 1 का स्क्वायर, क्योंकि r कितना 1 मीटर है, तो 1 का स्क्वायर करोगे 1 मीटर का स्क्वायर 1 ही आएगा, एंड 1 ये भी और 1 ये भी, तो कितना आएगा, 1 आएगा। सो g इक्वल्स टू कितना आ गया, f, g इक्वल्स टू कितना आ गया, f। तो क्या डेफिनेशन बन सकती है भाई? डेफिनेशन ये बन सकती है कि ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो होता है न्यूमेरिकली उस फोर्स के इक्वल होता है जो दो बॉडीज जिनका मास 1 किलोग्राम है और उनके बीच की डिस्टेंस 1 मीटर है के बीच में लगता है। मतलब फिर से बताऊंगा, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट उस फोर्स के इक्वल होता है जब आप दोनों बॉडीज कितने कितने किलोग्राम की ले लो, 1 किलोग्राम की, और उनके बीच की डिस्टेंस कितनी कर दो, 1 मीटर, और 1 किलोग्राम की बॉडीज को 1 मीटर में रखने पर उनके बीच में जो म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहलाएगा न्यूटन्स ग्रेविटेशन, सॉरी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। समझ गए? उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, उसका जो मैथमेटिकल वैल्यू आएगी वो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के इक्वल होगी। ओके, क्लियर हो गया? तो अब यूनिट निकाल लेता हूं मैं, एसआई यूनिट निकाल लेता हूं जी की। एक चीज और है आपको, यहां से एसआई यूनिट भी निकल सकती है, तो अगला टॉपिक बनाओ बच्चों, एसआई यूनिट ऑफ जी, कैपिटल जी, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की एसआई यूनिट। वेरी सिंपल इट इज बच्चों, जी इज इक्वल टू, पढ़ा अपन ने, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यूनिट निकालने में कुछ नहीं लगता बेटा, सिंपल है। फोर्स सबसे ऊपर है, फोर्स को पूरी दुनिया किस में नापती है बच्चों, न्यूटन में। फिर आर स्क्वायर, आर क्या बेटा, मीटर, तो मीटर लिखो, आर मतलब डिस्टेंस, मीटर का स्क्वायर, नीचे ये भी किलोग्राम ये भी किलोग्राम, तो किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाई किलोग्राम, क्या बन गया, किलोग्राम स्क्वायर। तो यूनिट क्या आ गई, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर, जो आपको परेशान करती थी यूनिट, नोट कर लो बच्चों, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ओके ओके, देखिए नेक्स्ट है इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। लिखिए टॉपिक, इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का इंपॉर्टेंस मतलब ये लॉ कहाँ कहाँ लगता है, तो बच्चों क्योंकि फिजिकल लॉ है तो हमारे मतलब नेचुरल वर्ल्ड में ये लॉ बहुत ही कॉमनली यूज होता है। कुछ इवेंट, कुछ मैं आपको सिचुएशंस बता देता हूँ कहाँ कहाँ ये लॉ लगता है। एग्जाम्पल, सन के अराउंड जो भी प्लैनेट मूव करते हैं, अभी मैंने बताया था, वो प्लैनेट इसी लॉ की बदौलत, इसी लॉ की वजह से मूव कर पाते हैं। ओके, सर्कुलर मोशन में जितने भी प्लैनेट्स का मोशन हो रहा है हमारे प्लैनेटरी सिस्टम में, वो इसी लॉ की वजह से होता है। सो वी कैन से ऑल द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन सन एंड द प्लैनेट्स, दस ग्रेविटेशनल फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द सोलर सिस्टम। विदाउट ऑफ दिस फोर्स वी कांट इमेजिन अबाउट द सोलर सिस्टम। अगर ये फोर्स नहीं होता तो हमारा सोलर सिस्टम भी नहीं होता। सारे प्लैनेट अपने
ऑर्बिट को छोड़ करके भाग गए होते, है ना। तो इसलिए इस फोर्स की वजह से सोलर सिस्टम हमारा एग्जिस्ट कर रहा है। सेकेंड पॉइंट, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बाइंडिंग द ऑब्जेक्ट्स इन द अर्थ। हमारे बड़े बड़े घर खड़े हुए हैं, घर जिनमें ईंट लगी हुई हैं, बड़े बड़े पहाड़ थमे हुए हैं। वो क्यों थमे हुए हैं? क्योंकि इनके पार्टिकल के बीच में फोर्स लग रहा है और एक दूसरे को जकड़े हुए हैं, समझ गया ना। अगर ये फोर्स खत्म हो जाएगा तो सारे के सारे पार्टिकल जो है भुरभुरा के गिर जाएंगे, समझ गया ना, और ये दुनिया खत्म हो जाएगी। तो बेटा जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अर्थ है वो बाइंडिंग ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितने भी ऑब्जेक्ट बाइंड है इनकी वजह से है। नेक्स्ट, थर्ड, रेनफॉल एंड स्नोफॉल और द एग्जाम्पल्स। रेनफॉल मतलब बारिश का होना, स्नो का गिरना, ये एग्जाम्पल भी सब क्यों है भाई? रेनफॉल, पानी ऊपर से नीचे ही क्यों गिरता है? क्योंकि पानी की बूंदों में मास होता है और अर्थ एक बड़ी, अर्थ के पास भी मास है। तो अट्रैक्शन के कारण क्या होता है? इसी फोर्स के कारण ये नीचे की ओर खिंचती है। अगर यही नहीं होता तो पानी की बूंद या तो वहीं की वहीं रुकी रहती, तो क्या कभी पानी की बूंद नीचे आती? नो, है ना। तो ये भी एक एग्जाम्पल है इसका कि क्यों यूज है। One more example, moon and other artificial satellite rewound to the earth due to the gravitational force between the earth and the moons। बेटा हम जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं अर्थ से और उनको अपनी ऑर्बिट में सेट कर देते हैं, समझ गए ना। ये मान लो ये अर्थ है, ये अर्थ है, ये अर्थ की ऑर्बिट है। अर्थ की ऑर्बिट में कौन घूमते हैं? सैटेलाइट। मून तो नेचुरल सैटेलाइट है, मून भी घूमता है। और अर्थ की ऑर्बिट में आपने सैटेलाइट छोड़ा, आपको टीवी देखनी है तो सैटेलाइट से चलती हैं आजकल टीवियाँ, सैटेलाइट चैनल्स, है ना, वही ट्रांसफर करते हैं सिग्नल्स को। तो ये जो होता है सैटेलाइट घूमता रहता है, क्यों? अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से, अर्थ के अट्रैक्शन की वजह से। समझ में आया? एक पॉइंट। नेक्स्ट, टाइड्स इन द ओशियन टेक्स प्लेस ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द मून एंड वाटर। यस, जो टाइड, समुद्र में जो लहरें बनती हैं, तूफान बनती है जो समुद्र में, वो क्यों बनती है बेटा? वो चांद के अट्रैक्शन की वजह से बना करती हैं, मून के अट्रैक्शन की वजह से बना करती हैं जो टाइड्स होती हैं। समझ में आया ना। द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ एग्जिस्ट ड्यू टू द ग्रेविटेशन। बेटा हम लोग जहाँ पे बैठे हुए हैं अर्थ की सरफेस पे, हम लोग चल पा रहे हैं, हम लोग गैसेस, बहुत सारी गैस है हमारे आसपास, ऑक्सीजन है, हम लोग सांस ले पा रहे हैं। तो ऑक्सीजन और दुनिया भर की तमाम गैसेस का जो एक सराउंडिंग हमको मिला हुआ है वो क्या है? एटमॉस्फेयर है। क्या है बेटा? वो एटमॉस्फेयर। वो एटमॉस्फेयर क्यों रखा हुआ है? क्योंकि उस एटमॉस्फेयर को ग्रेविटी पुल करती है। क्या करती है? पुल करती है, इसलिए वो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर बंधा हुआ है, रुका हुआ है। अगर वो ग्रेविटेशन पुल खत्म हो जाएगा तो एटमॉस्फेयर छोड़ के कहाँ निकल जाएगा? बाहर निकल जाएगा, समझ गए ना। तो इन सभी वजहों की वजह से पता चलता है कि एटमॉस्फेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, एज वेल एज फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर हुआ? आ गया समझ में?